हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आरएएस मेंस पेपर 3 का लो पोर्शन। एज यू ऑल नो, पेपर 3 इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स और तीसरी यूनिट के अंदर भी 3 पार्ट हैं, जिसमें पार्ट सी इज रिलेटेड टू लॉ और इसके टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स आर एलोकेटेड टू लॉज एंड एक्ट्स। और जितने भी 20 मार्क्स के जो पोर्शंस हैं, आपके जो छोटे पोर्शंस हैं, जैसे आप पेपर 1 की अगर बात करें तो उसमें आपके पास है सोशियोलॉजी, ऑडिट, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट। और पेपर 3 में स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर और लॉ। ये सारे ही सेक्शंस 20-20 नंबर के हैं एंड दे प्ले अ डिसाइडिंग रोल इन योर मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। तो इन्हें आपको बहुत अच्छी तरह से सीरियसली इनको तैयार करना है। इनके अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 और 5 मार्क्स के होंगे, जिन्हें आपको 15 और 50 वर्ड में लिखना है। तो जब आपके पास वर्ड लिमिट छोटी होती है तो आपको एग्जैक्ट वही आंसर करना होता है जो पूछा हुआ है। इसमें 10 नंबर की तरह आपके पास इम्प्रोवाइज करने का या एनालाइज करने का कोई स्कोप नहीं होता। वो स्पेसिफिकली लो की बात करें तो यहाँ कोशिश ये करिएगा कि जो लो के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में, सेक्शन में लिखा हुआ है, वही आप वहां बताएं। तो किसी भी टॉपिक को, इनमें से कोई भी टॉपिक हो, जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को अच्छे तरह से देख लेना चाहिए। बिकॉज इन दोनों से आपको समझ आएगा कि छोटे टॉपिक्स है बट हमें कितनी डेप्थ के अंदर जाना है, कितने एक्सटेंट तक हमें इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं लो का सिलेबस। लो के सिलेबस में क्या लिखा है, और जैसे जैसे हम टॉपिक्स को करते रहेंगे साथ ही हम देखते रहेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या पूछा गया है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज। लॉ से रिलेटेड सिंपल कॉन्सेप्ट्स, ओनरशिप, पोजीशन, पर्सनैलिटी, लाइबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज। इनका मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, और अलग अलग जो थिंकर्स हैं लॉ में, उनके अकॉर्डिंग ओनरशिप क्या है, लाइबिलिटी क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में। देन कुछ एक्ट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं जो आपको तैयार करने हैं। इसमें सबसे पहले है कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, जैसे आरटीआई, देन साइबर क्राइम लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देन क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एंड लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। उसके बाद ये एक्ट है पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और उसके बाद 2 लैंड लॉज आपके सिलेबस के अंदर हैं। पहला है लैंड रेवेन्यू एक्ट और दूसरा है टीनेंसी एक्ट 1955। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सारे एक्ट आपको पढ़ने हैं। सभी अपने आप में अलग अलग एक्ट हैं, सबके अंदर डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। उसके अंदर कुछ सेक्शंस में किसी चीज को और डिफाइन किया गया हो, उसके कुछ और इंफॉर्मेशन है, तो वो सब आपको याद होने चाहिए। हम देखने वाले हैं सबसे पहले राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955। सो लेट अस स्टार्ट विद राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955। देखिए, टीनेंसी का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है किराएदार, बट लैंड लॉज में आप इसे कहेंगे काश्तकार। तो इसका हिंदी नाम है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। इस एक्ट को क्यों लाया गया, ये आप जान सकते हैं जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। भारत देश के आजाद होने से पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से था, ये आप लोगों को पता है। उसमें पहले जागीरदार और जमींदार हुआ करते थे, एंड दे एक्टेड लाइक इंटरमीडिएटरी बिटवीन टीनेंट एंड स्टेट। स्टेट से आप कह लीजिए प्रिंसी स्टेट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है। इनके बीच में ये इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करते थे, इनसे टैक्स लेके इनको देना। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो टेनेंट है, जो खेती कर रहा है, खेत के अंदर जो अनाज पैदा कर रहा है, उसके कोई राइट नहीं हुआ करते थे। जमीनों के जो मालिकाना हक थे वो इनके पास थे, जागीरदार, जमींदार। बहुत बहुत बीघा इनके पास जमीनें हुआ करती थी। और जो खेती कर रहा है उसके पास प्रोड्यूस के बहुत सारे हिस्से को इनको देने के बाद कुछ बचता नहीं था। किसी भी टाइम इनको इविक्ट कर दिया जाता था, मतलब बेदखल कर दिया जाता था वहां से। इनके पास कोई हेरिडेटरी राइट्स नहीं था। ये अगर अपनी जमीन में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। अगर कोई डिस्प्यूट हो, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट हो, तो वहां ऐसे केस में इन टीनेंट्स के पास कोई रेमेडी नहीं थी कि कहाँ जाएं। इस तरह का कोई लॉ था तो वो भी किसको फेवर करता था? जमींदार और जागीरदार को। तो आजादी के जस्ट बाद में हमारी सरकार ने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि पहले तो ये जमींदारी सिस्टम इसको हटाओ, और जो टीनेंट्स हैं उनको राइट्स देने की बात सरकार ने सबसे पहले यहाँ पे शुरू की। लगभग सभी स्टेट्स के अंदर जमींदारी एबोलिशन एक्ट्स लाए गए। तो इन पूरों को अगर एक साथ बोलेंगे तो ये आप कहेंगे कि ये लैंड रिफॉर्म्स थे। लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले जमींदारी अबोलिशन एक्ट और दूसरा टीनेंसी रिफॉर्म्स। तो जैसे ही ये इंटरमीडिएटरी बीच में से हट गया, तो जैसे ही आप इसको यहां से बीच में से हटा देंगे, तो अब जो डायरेक्ट डीलिंग है टीनेंट की, वो किससे होगी? स्टेट से। अगर कोई लैंड रेवेन्यू लेना है तो स्टेट लेगा, कोई रेंट है तो वो सीधा स्टेट लेगा। तो बीच में जो ये लोग थे इनको हटा दिया गया, और टीनेंट्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए कि अगर किसी जमींदार के पास एक पर्टिकुलर बीघा ऑफ जमीन है, तो उसमें से क्या करेंगे? सीलिंग लगा देंगे कि ये सारी जमीन क्या होगी, अब जो लैंडलेस टीनेंट्स हैं उनके बीच में बांट दी जाएगी, और बाकी का कुछ हिस्सा आप रख सकते हो। तो इसे कहा गया लैंड सीलिंग। तो अलग अलग एक्ट से ये सारे काम किए गए। इसमें एक है राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955। तो अभी तक जो हमने बात करी इसे कह सकते हैं आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड टेनेंसी एक्ट राजस्थान के अंदर। फिर भी अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान टेनेंसी एक्ट, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीए 1955, तो उसे आप किसी डेफिनेशन से या सेक्शन से नहीं समझा सकते। उसके लिए आपको पूरे एक्ट का एक क्रक्स पता होना चाहिए कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, मेनली इसके अंदर क्या बातें हैं, तो आप 5 नंबर में उसे लिख सकते हैं। तो एक्ट की डेफिनेशन में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे लिख सकते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 आर, सबसे पहले देखो, जितने भी लॉज थे पहले, प्री इंडिपेंडेंस जितने भी लैंड लॉज थे उनको कंसोलिडेट करना और उनको अमेंड करना। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था। दूसरा, अगर आर्बिट्री तरीके से अगर इविक्शन हो रहा है कि बेदखल कर दिया, जब मर्जी जमींदार ने उठा के बाहर फेंक दिया, तो इस तरह का मामला नहीं होगा। ये बिल्कुल एज पर लॉ ही होगा। अगर होगा तो कि आपने अगर रेंट नहीं दिया तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा या आपका पोजीशन हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की क्या था, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की अगर बात करें, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ हो गए। उसके बाद राइट्स ऑफ टीनेंट्स, जो टीनेंट्स हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करने का ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का रहा, टू डिफाइन एंड सेफगार्ड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टीनेंट एंड लैंड ओनर्स। उसके बाद जो टीनेंट है खेती कर रहा है तो उसे खातेदारी राइट देना, मतलब पट्टा देना। जिस पर्टिकुलर जमीन पे आप कई सालों से खेती कर रहे हो, तो उनको उस जमीन का पट्टा दे दिया, मतलब आपको टीनेंट बना दिया परमानेंट। एक लीज पे सरकार ने कहा कि 99 साल के लिए जमीन आपकी, आपके मरने के बाद आपके बच्चों की, उनके बाद उनके बच्चों की। इस तरह से खातेदारी राइट्स दिए गए। लैंड इंप्रूवमेंट के प्रोविजन यहाँ किए गए। लैंड इंप्रूवमेंट से मतलब हम अभी देखने वाले हैं आगे कि लैंड इंप्रूवमेंट होता क्या है, बट यहाँ बेसिकली मैं समझाऊं आपको। तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कोई जमीन है, कोई खेत है, और किसान इसके अंदर बाड़बंदी करता है चारों तरफ से इसको, इसके अंदर वो कुछ ऐसी रेलिंग लगा देता है। इसके अंदर किसान अपने जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनको रखने के लिए एक शेड करवा देता है। यहाँ अगर टीला है तो इसको बराबर करा दिया, इसके अंदर आपने कुआं बनवा लिया, या आपने अपने ट्रैक्टर या फिर जो व्हीकल है उनको खड़े करने के लिए एक शेड बनवा दिया, आपने छोटा सा घर बनवा लिया। तो आपने क्या किया? लैंड इंप्रूवमेंट किया। तो लैंड इंप्रूवमेंट कौन कर सकता है, किसको ये राइट है? पहले ये राइट टेनेंट्स को नहीं हुआ करता था। तो अब इसके बारे में यहाँ प्रोविजन किए गए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो ये है कि अब राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 लागू होने के बाद राजस्थान के अंदर जो भी जमीन है उसका लैंड होल्डर एक ही है, वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो जब अगर आप अपनी जमीन की भी जमाबंदी निकाल के देखेंगे आज, तो वहां लैंड ओनर नहीं लिखा होगा। लैंड ओनर जो शब्द है ये खत्म कर दिया। लैंड ओनर कोई भी नहीं है, लैंड होल्डर है कौन? राजस्थान सरकार। तो सारी जमीनों की लैंड होल्डर कौन है? राजस्थान सरकार। जिसके नाम है वो क्या है? वो काश्तकार है, वो टीनेंट है। लिटरल टर्म में कहें तो वो किराएदार है। एक्चुअल जो जमीन है वो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ एस सी एस टी के जो प्रोटेक्शन की बात की गई, जो एस सी एस टी टीनेंट है उनके प्रोटेक्शन की बात की गई कि आप
उन्हें उनका शोषण करके या एक्सप्लॉइट करके या प्रेशर में डाल के या कर्जा दे के या नशे में करके किसी भी तरीके से उनकी जमीन हड़प नहीं सकते। तो यहाँ प्रोविजन किए गए इस एक्ट के सेक्शन 42 में आप देखेंगे कि एससी जो है वो एससी को ही जमीन दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है। एसटी है वो केवल एसटी को ही जमीन दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है। तो ये प्रोविजन यहाँ के, इसकी वजह से क्या हुआ, जो एससी एसटीज की खातेदारी जो जमीन है वो उनके ही नाम रही, मतलब वो और किसी कैटेगरी के पर्सन को जमीनें बेच नहीं सकते। इनडायरेक्टली इसका पर्पस ये था कि कोई दूसरा इनसे जमीन ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। टीनेट के प्रोटेक्शन की हमने बात की। देन लैंड रेवेन्यू को रेगुलेट करने के लिए रेंट का क्या होगा, रेवेन्यू किसको देना है, एक बार जो फिक्स हो गया उससे ज्यादा नहीं देना है, कोई प्रीमियम पे नहीं करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म है जो एक्ट के एंड में देखने वाले हैं कि अगर ये समस्या है तो किसके पास जाओगे, ये समस्या है तो किसके पास जाओगे। अगर वहां से जो जजमेंट आता है उसके ऊपर आपको अपील करनी हो तो अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, वहां भी नहीं समझ में आया तो आपको रेवेन्यू बोर्ड जो फाइनल अथॉरिटी है, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे इसके अंदर लीगल मैकेनिज्म बताया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है राजस्थान टीएनसी एक्ट 1955 के, तो आप इस तरीके से पूरा लिस्ट बना के 5 नंबर में लिख सकते हो। इसके अंदर मोटी मोटी बातें क्या की हमने, सबसे पहले हमने देखा कि कंसोलिडेट किया सारे जो लॉज हैं, लैंड रिलेटेड लॉज जितने भी हैं उनको कंसोलिडेट किया। उसके बाद टीनेंट्स के राइट्स की बात यहाँ पे की, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात यहाँ पे की। उसके बाद ऑक्यूपेंसी खातेदारी राइट्स यहाँ पे है, लैंड होल्डर कौन बन गया, स्टेट गवर्नमेंट, एससी एसटीज के प्रोटेक्शन की बात की, टेनेंट के प्रोटेक्शन की बात की, लैंड रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू, इन सबको रेगुलराइज करने की बात की। और डिस्प्यूट अगर होता है तो उसके रेजोल्यूशन के लिए पूरा मैकेनिज्म एक्ट के अंदर बताया गया है। तो ये हुई हमारी शुरुआती बात। अब हम आगे चलते हैं एक्ट के अंदर। सो एक्ट के बारे में दो चार बातें आपको पता हो, इसके अंदर ये है कि ये तीसरा नंबर का एक्ट है 1955 का। इसके बाद इस एक्ट के अंदर 16 चैप्टर है और 260 सेक्शन है, 16 चैप्टर एंड 260 सेक्शंस। तो आप देख लीजिए एक एक्ट के अंदर इतना है, तो पूरे सिलेबस को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही बातें हम देखने वाले हैं। 260 सेक्शन ना तो आपको याद रहने और ना ही याद हो जाए तो कोई काम उसका एग्जाम हॉल में नहीं पूछा जाएगा। ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसी को हमें देखना है। और जो पढ़ रहे हो वो अच्छी तरह से याद कर लो, बस बात ये है। 2 नंबर में पूछ लिया, आपने अंदाजा लगा दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। रिसीव्ड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 14th डे ऑफ मार्च 1955, 14 मार्च 1955 को प्रेसिडेंट का एसेंट इसको मिल गया। उसके बाद इन्फोर्स कब हुआ, यहाँ पे दो डेट आपको ध्यान रखनी है। पहली है 15 अक्टूबर 1955, 15 अक्टूबर 1955 आप ध्यान करो, 1 नवंबर 1956 से पहले की बात हो रही है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो फाइनल फेज था इंटीग्रेशन का वो होता है। तो इस समय ये एक्ट लागू होता है एक्सेप्ट ASA, मतलब अजमेर, सुनेल और आबू, इन एरियाज को छोड़ के 15 अक्टूबर 1955 को ये एनफोर्स होता है। इसके बाद 15 जून 1958 को इन एरियाज में भी ये एनफोर्स होता है। और अभी की बात करें तो पूरे राजस्थान में ये लागू है। तो ये हुई इसकी बेसिक बात, तीसरे नंबर का एक्ट 1955 में। ये 3 डेट्स आपको ध्यान हो, और उसके बाद 16 चैप्टर और 260 सेक्शंस हैं। अब चलते हैं हम एक्ट के अंदर। एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली बात है वो है सेक्शन, सेक्शन नंबर 5। और सेक्शन नंबर 5 में क्या है, डेफिनेशन है। बेसिकली आप देखेंगे तो लगभग हर एक्ट के अंदर सेक्शन 1 या सेक्शन 2 इनमें डेफिनेशन मिलती है, बट यहाँ टीनेंसी एक्ट में सेक्शन 5 में आपको डेफिनेशन मिलती है। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इन्हें बहुत गौर से समझ लेना। ये समझ में आ गई तो आप यहाँ से 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है। एग्रीकल्चरल ईयर shall mean that year commencing on the first day of July। आपने सुना होगा एक फाइनेंशियल ईयर होती है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, बट यहाँ एक और होती है एग्रीकल्चरल ईयर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इधर लिखा है वही आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर का यहाँ जो मतलब है वही आपको पता होना चाहिए, आज तक आपको जो पता था वो नहीं लिखना आपको। ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड 30th डे ऑफ जून। ये जो है ये क्या है, एग्रीकल्चर ईयर है। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए और अगर आप यहाँ पे डेट गलत लिखते हैं तो ये अपने आप में एक ब्लंडर है,
बहुत ही सिंपल बात है, आप याद रखेंगे इसको। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें, व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो क्लियर डेफिनेशन है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आएगा। एग्रीकल्चर के अंदर केवल ये नहीं कि कुछ अनाज उग रखा है, सरसों उग रखी है, वो आपने बाजरा लगा दिया, गेहूं लगा दी, वो नहीं, इसके अलावा भी है हॉर्टिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग भी एग्रीकल्चर है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, तो आपको याद रखना है। अगली टर्म है एग्रीकल्चरिस्ट, क्या होता है एग्रीकल्चरिस्ट, कृषक कौन होता है, तो 2018 में आपसे ये पूछा गया था मेंस के अंदर की कृषक की परिभाषा क्या होगी। तो एज पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955, एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स अ पर्सन who by himself or by servant or by tenant earn his livelihood wholly or principally by agriculture। कोई एक पर्सन या तो खुद ओन, या सर्वेंट, या टीनेंट, इनके थ्रू काम करके होली और प्रिंसिपली, या तो पूरा ही अपना जीवन यापन एग्रीकल्चर के बेसिस पे कर रहा है, या मोस्ट ऑफ हिज इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, होली और प्रिंसिपली, या तो पूरी या प्रिंसिपली, substantial part of his income is coming from agriculture, then he or she shall be called as agriculturist as per Rajasthan Tenancy Act 1955। तो ये आपको याद रखना है। ये जैसे एक सिंपल डेफिनेशन आपने याद कर ली और आपसे 2 नंबर में पूछ लिया और उसमें भी आप ये 2 वर्ड हटा देते हो, सर्वेंट और टीनेंट आपको याद नहीं रहता, आपने सिर्फ ये लिख दिया एक पर्सन जो एग्रीकल्चर से अपने जीवन यापन करता है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो आपको वहां नंबर नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात यह है, आपको एक एक शब्द यहाँ पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें क्रॉप्स की, क्रॉप्स भी आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप्स अगर पूछा गया है, आपने ग्रुप्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा, एग्रीकल्चर पूछा गया है उसकी जगह क्रॉप लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एकदम क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए कि पूछा क्या है और एक्ट में क्या बताया गया था, क्रॉप्स का क्या मतलब है, क्रॉप्स क्यों पता होना चाहिए, पहली बात तो ये क्योंकि जब आप देखते हैं कि किसान को मुआवजा चाहिए, किसान मुआवजे की मांग कर रहा है, तो एक्ट में डिफाइंड होगा कि ये चीजें क्रॉप्स होती हैं, तो मुआवजा उसी का मिलेगा, या जिस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू मुआवजे की बात की गई है उसके अंदर क्रॉप डिफाइन हो। तो क्रॉप एग्जैक्टली पता होना चाहिए, नहीं तो हर किसी चीज का मुआवजा लेने लगेंगे। मैंने खेत में कुछ किया नहीं था, कुछ भी उग रखा था, वो खराब हो गया ओले गिरने से, तो मैंने मुआवजा मांग लिया, नहीं, क्लियरली डिफाइंड होगा कि ये क्रॉप्स होते हैं, ये खराब हुए तो पैसा मिलेगा। ठीक है। shall include shrubs, bushes, plants, climbers such as rose bushes, mehendi bushes, plantains, papayas, but shall not include fodder and natural produce। खेत में कुछ भी ऐसे उग गया नेचुरली, नेचुरल वेजिटेशन जिसको आप बोलते हैं, अगर वो है, या मवेशियों के खाने के लिए फोडर है, ये क्रॉप्स में इंक्लूड नहीं होंगे। दो बातें आप ध्यान रखें, क्या क्रॉप्स है और क्या नहीं है, दोनों इसी में बता रखा है, क्या क्रॉप है और क्या क्रॉप नहीं है। तो क्रॉप क्या है, शर्ब्स, बुशेस, प्लांट्स एंड क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल के लिए रोज बुशेस हैं, मेहंदी बुशेस हैं, प्लेंटेन्स हैं, पपायाज हैं, ये उदाहरण के लिए बता रखा है कि इस तरह के जो भी बुशेस हैं, शर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या है, क्रॉप्स में शामिल होंगे, बट शैल नॉट इंक्लूड फोडर एंड नेचुरल प्रोड्यूस। शैल नॉट इंक्लूड फोडर एंड नेचुरल प्रोड्यूस, फोडर और नेचुरल प्राकृतिक जो कुछ हो रहा है, कुछ उग रहा है उस खेत के अंदर, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद आगे चलें, कुछ डेफिनेशंस आपको यहां पता होनी चाहिए। विश्वेदार, जमींदार, जागीरदार, जागीरलैंड, मालिक, कौन है ये सब, कहां से आते हैं, अब कहीं से नहीं आते, बहुत पुरानी बातें हो गई है, ये अब नहीं है, बट एक्ट के अंदर कहीं इनका जिक्र है इसलिए बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर क्या लेना देना, नहीं, जब ये एक्ट बना था 1955 में, उस समय तो थे, और जब ये एक्ट कमेंस हो रहा था उससे पहले तो ये लोग थे, तो बताना तो पड़ेगा ना कि ये लोग कौन हैं, अगर ये आ जाए कोर्ट के सामने क्या है विश्वेदार,
एट दैट टाइम, तो वहां कोई डेफिनेशन हो, कोर्ट तभी तो काम करेगा। जैसे किसी लॉ में डिफाइन किया हो, इसका मतलब ये होता है भाई। सबसे पहली बात, विश्वविदार क्या होता है? आपने वो सुना है निमुचना आंदोलन, आंदोलन अलवर में जो हुआ था? अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो विश्वविदारों से रिलेटेड था वो। तो विश्वविदार कौन हुआ करते थे? विश्वविदार का मतलब ये था कि आपको कोई एक गांव दे दिया, आपको एक पर्टिकुलर गांव दे दिया, या गांव का कोई हिस्सा दे दिया, और आप इसके यहां से क्या कर सकते हो, टैक्स कलेक्शन करके, जो भी आपका जमींदार है या ब्रिटिश सरकार है, कोई भी ऑथोराइज्ड अथॉरिटी है, उसको वो डिपॉजिट करोगे। एक तरीके से यहाँ पे आप इसको ये कह सकते हैं कि गांव का या गांव के एक पार्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स कलेक्शन का, वो विश्वेदार को दे दिया। और अलवर के अंदर ये, हमारे जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं राजस्थान की, तो निमूचना जो आंदोलन है, वहां अलवर में जो बात हुई थी वो विश्वेदार को लेके थी। रेफर्स टू ए पर्सन हुम ए विलेज और ए पार्ट ऑफ विलेज इज असाइंड अंडर विश्वेदारी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं विश्वेदारी सिस्टम, एंड इज रिकॉर्डेड एज ए विश्वेदार और ओनर इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ राइट आप पढ़ोगे, जो हम दूसरा एक्ट पढ़ने वाले हैं लैंड का, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, उसमें लिखा है मिसल हकीकत। मिसल हकीकत इसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफ राइट। कि वहां मेंशन है कि ये पर्टिकुलर पर्सन का क्या टाइटल है इस जमीन के ऊपर, इसके इंटरेस्ट क्या है इस पर्टिकुलर लैंड में, और इसका डेजिग्नेशन क्या है। तो ये सारी बातें वहां पे लिखी हैं कि ओनर है कि बिस्वेदार है क्या है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर उसे बिस्वेदार और ओनर मेंशन किया हो, और बिस्वेदारी सिस्टम में ये विलेज उसको मिले हो, तो उसे कहेंगे बिस्वेदार। और क्योंकि ये 1955 की बात हो रही है, उस समय अजमेर अलग था, तो अजमेर के जो खेवटदार थे वो भी बिस्वेदार के अंदर इंक्लूड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं पूछा जाएगा कि बिस्वेदार क्या होता है, बिकॉज अब ये होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता वो भी देखने वाले हैं अभी। अब बात करें आगे जमींदार की। हु इज जमींदार? जमींदार कौन है भाई? A person whom a village or part of village assigned under जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में अगर कोई खेत ना, वो गांव दे दिया हो या गांव का पार्ट दे दिया हो कि इसका आप टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन करके हमारे जो ब्रिटिश लॉर्ड्स हैं उनको दे देंगे, और इसके बदले आपको हमारी तरफ से नजराने मिलेंगे। उस जमीन में जो भी एक्स्ट्रा जो हमको पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो बचता है वो सारा आपका। इसके लिए हम आपको प्रोटेक्शन करेंगे, आपको हमारे लिए कुछ ट्रूप्स रखने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें उस समय हुई थी। रिकॉर्डेड एज सच इन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। और रिकॉर्ड्स ऑफ मिसल हकीकत में जमींदार के नाम से इनको रिकॉर्ड करके रखा हो, तो ये क्या कहलाएंगे? जमींदार। अब आपके लिए सवाल ये है कि राजस्थान में जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन कब हुआ? तो जमींदार और बिस्वेदार, हमने शुरू में बात की, तो ये कौन थे? इंटरमीडिएटरीज। ये एक तो एक खेती कर रहा है किसान गरीब मजदूर, और इधर क्या है? ब्रिटिश एम्पायर, और बीच में ये जमींदार बिस्वेदार। इनको क्या करेंगे? असाइंड पार्ट ऑफ विलेज, मतलब इनको एक गांव दे दिया कि भाई इस गांव में जितने भी लोग हैं इनका लैंड रेवेन्यू कनेक्शन आप करेंगे और हमें दे देंगे। अभी जो इंटरमीडिएटरी, इनको हटाना ही तो हमारा पर्पस है। मेन बीमारी तो यही है ना, कि ये इतना ज्यादा शोषण कर रहे हैं टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्शन के नाम पे, कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस समय बारिश हुई है कि क्रॉप कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं। इनको तो अपना पार्ट उठा के ले जाना ही है। सरकार, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो अगर खेती नहीं हुई तो उसको मुआवजा भी देगी, बट यहाँ ये है कि खेती हुई नहीं हुई उससे मतलब नहीं है, हमें तो टैक्स कलेक्ट करना ही है। तो इनको हटाया जाए सबसे पहले बीच में। इनका डीलिंग किससे हो? सीधा स्टेट से हो। तो इसलिए इनको अबोलिश कर दिया गया। जमींदारी एंड बिस्वेदारी अबोलिशन एक्ट पास्ड इन 1959। 1959 के अंदर राजस्थान में राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी अबोलिशन एक्ट पास किया गया। जब ये एक्ट पास किया गया तब क्या हुआ, इसके बारे में हम खुद कास्ट में देखेंगे, बट यहां ये देख लो कि जमींदार और बिस्वेदार अब नहीं है। ठीक है।
अब बात करते हैं जागीरदार। रेफर्स टू ए पर्सन होल्डिंग जागीर लैंड, refers to a person holding Zagir land or any interest in it within the state recognized as Zagir under any existing Zagir law. It includes a grantee of Zagir land from the Zagirdar. जिसके पास जागीर लैंड है वो जागीरदार है। अभी जागीर लैंड क्या होती है? जो राजा महाराजाओं ने किसी पर्सन को एज पर दिस, जो बिस्वेदारी और जमींदारी में हुआ था ऐसे ही इसी तरीके से कोई जमीन दे दी कि आप इस पर्टिकुलर जमीन के जागीरदार हैं, यहां जो क्रॉप कलेक्शन होगा, जो टैक्स कलेक्शन होगा वो हमें दे दो आप। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट अलग अलग हो सकती हैं, बिस्वेदारी की, जमींदारी की, जागीरदारी की, बट सिस्टम एक तरीके का यही है। ठीक है, तो जिसके पास जागीर लैंड है वो जागीरदार है। refers to a land in any part of the state where जागीरदार hold rights related to land revenue or any other kind of revenue। स्टेट के अंदर जो भी जमीन जहां लैंड रेवेन्यू को लेके या किसी भी तरह के रेवेन्यू को लेके जागीरदार के पास राइट्स हैं कि वो कलेक्ट करेंगे, तो वो जागीर लैंड हो गई। अब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, बिस्वेदारी भी नहीं है, जमींदारी भी नहीं है, जागीरदारी भी नहीं है और जागीर लैंड भी नहीं है। अब एक बचा है मालिक। ये तो है भी, ये कौन है समझो आराम से। जमींदार और बिस्वेदार हु आफ्टर देयर एस्टेट वेस्ट इन स्टेट अंडर अंडर राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट 1955। इसे आप समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या, कि जैसे ही ये 1959 का एक्ट पास हुआ, तो एक्ट पास होते ही क्या होगा, अब जो जमीनें हैं वो किसके पास चली जाएंगी? किसके पास चली जाएंगी? वो चली जाएंगी स्टेट के पास। तो ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, एस्टेट वेस्ट इन स्टेट, एस्टेट का मतलब संपत्ति, जो भी जमीनें हैं। जमींदार और बिस्वेदार की जो जमीनें हैं वो इस एक्ट के पास होने के बाद किसके पास चली जाएंगी? स्टेट के पास। इट इज वेस्टेड इन द स्टेट। अब जैसे ही जमीन जो जागीरदार और बिस्वेदार के पास थी, मान लीजिए 100 बीघा थी, इस 100 बीघा में क्या था, इन्होंने ये बताया कि ठीक है सरकार आप हमारी जमीन ले रहे हो, पर इसका कुछ हिस्सा है जिसमें मैं खुद खेती करता हूं। बहुत ध्यान से समझ लेना इसको। क्या करता हूं इसमें? खुद खेती करता हूं। तो सरकार ने कहा चलो इसको हम बोल देंगे खुद कास्ट। क्या बोल देंगे? खुद कास्ट। और इसका जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है, मान लो ये 10 बीघा में खुद खेती करता है, 10 बीघा में 100 बीघा में से 90 में क्या करते हैं, और बाकी किसान लेबर टीनेंट वगैरह वगैरह ये सब काम करते थे। अब जमींदारी एबोलिशन हुआ तो क्या होगा, इसकी जमीन जाएगी। कितनी जाएगी? ये 90 बीघा जाएगी सिर्फ। और इसको बोल देंगे खुद कास्ट। और इस खुद कास्ट की जो ओनरशिप इस जमींदार के पास अब आ गई है, उसको नाम दिया गया मालिक। कि जो जमींदार और बिस्वेदार की खुद कास्ट है, उस पे जो ओनरशिप राइट है उसके, उस अकॉर्डिंग उसको कहा जाएगा मालिक। तो इस एक्ट में मालिक का मतलब क्या है? जमींदार और बिस्वेदार के पास जो थोड़ी सी जमीन बची थी अबोलिशन एक्ट के बाद, जिसे सरकार ने खुद कास्ट कहा है क्योंकि वो खुद उसके ऊपर कल्टीवेशन करते थे। और ये पर्सनल कल्टीवेशन का बहुत बड़ा मैटर रहा है पूरे देश के अंदर, कि हम चाहते थे कि जमींदारी और बिस्वेदारी को खत्म कर दें, बट जमींदारों ने पर्सनल कल्टीवेशन को इतना ज्यादा दिखाया कि अल्टीमेटली तो सारा काम किसको करना है? ब्यूरोक्रेसी को करना है। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, मैं तो पर्सनल कल्टीवेशन इतना है, मेरा पर्सनल कल्टीवेशन इतना है। तो आज भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्सनल कल्टीवेशन बहुत ज्यादा दिखाया, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर सेट लिमिट सारे देश के अंदर बराबर नहीं थी। राजस्थान में भी एग्जैक्ट नहीं था कि इतना परसेंट होगा, और इसमें भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके ये सारा इन्होंने रख लिया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसको खुद कास्ट बोला गया, और इसको क्या क्या कहा गया? मालिक। तो ये आप ध्यान रखेंगे मालिक कौन है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे चले एस्टेट। एस्टेट मैंने बताया आपको,
जो संपत्ति विश्वेदार, जमींदार, लैंड ओनर जिनके पास भी है, रेफर्स टू ए जागीर लैंड इन इंटरेस्ट ऑफ जागीर लैंड हेल्ड बाय जागीरदार। जागीरदार है तो जो जागीर लैंड है उसको एस्टेट बोलेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड हेल्ड बाय विश्वेदार, जमींदार, लैंड ओनर। तो जितने भी ये इंटरमीडिएटरीज हैं, ये यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये जमींदार साहब हैं, इन्होंने पूरा, इनको असाइन किया गया है कि यहाँ से आप पूरा सामान लेंगे और इधर दे देंगे। तो ये जो इनको असाइन किया गया है, ये क्या है? एस्टेट है। एस्टेट होल्डर कौन है? मीन्स द करंट होल्डर ऑफ एन एस्टेट इंक्लूडिंग जागीरदार, विश्वेदार, जमींदार और लैंड ओनर। तो अब ये एस्टेट है, इसका जो होल्डर है वो एस्टेट होल्डर है। वो जमींदार भी हो सकता है, जागीरदार भी हो सकता है और लैंड ओनर भी हो सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म ये पूछा जा सकता है आपसे, इजरा और ठेका क्या होता है? ठेका तो आप भी जानते हैं, जो आप जानते हैं उसके अलावा बता रहा हूं आपको मैं। ठेका क्या होता है? रेफर्स टू ए फार्म और लीज गिवन ऑन रेंट कलेक्शन। मतलब मेरी जमीन है, मैंने अपनी जमीन को किसी और को सबलेट कर दी, क्योंकि मैं खुद टीनेंट हूं, मैंने आगे दे दिया ठेके के ऊपर कि भाई इस तरीके से इन टर्म्स के ऊपर आप इस पे काम कर सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं इसके ऊपर, इस लीज के ऊपर कर सकते हैं, इस लीज की टर्म्स के ऊपर कर सकते हैं। तो इस काम को बोलेंगे इजरा या ठेका। और जिसने दिया है, जो ये मालिक है जमीन का, वो कहलाएगा इजरेदार या ठेकेदार। रेफर्स टू ए फार्म और लीज गिवन फॉर रेंट कलेक्शन। इसका आप जिसको दिया है वो काम में तो लेगा, इसके बदले क्या देगा? रेंट देगा। So the land covered under such an agreement is called as इजरा और ठेका एरिया एंड द पर्सन रिसीविंग द लीज इज नोन एज इजरेदार और ठेकेदार। इसलिए आप इसे यूं का यूं याद करें। और फिर भी अगर ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है तो आप जो ये बोल्ड लेटर्स हैं इनको ध्यान रखें, फॉर्म, लीज, रेंट कलेक्शन, इस तरह का एग्रीमेंट जो है उसे इजरा, ठेका एरिया कहा जाता है, और जो पर्सन है उसे इजरेदार या ठेकेदार कहा जाता है। ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, होल्डिंग। होल्डिंग क्या होता है? देखिए, किसी एक पर्सन के पास एक कोई जमीन है, या बहुत सारे पीसेस हैं जमीन के अलग अलग जगह के ऊपर। हो सकता है एक पर्सन के कई एरियाज में, कई डायरेक्शन में खेत हों, एक खेत नॉर्थ में है, एक साउथ में है, ऐसे। सो पीस ऑफ लैंड और मल्टीपल पीस ऑफ लैंड, पहली बात ये। दूसरा, दे आर हेल्ड अंडर अ सिंगल वन लीज। ये लीज किसकी हो सकती है? राजस्थान सरकार की भी हो सकती है, और बाकी भी हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे किस तरह की लीज हो सकती है। या एंगेजमेंट, कोई एग्रीमेंट हो रखा हो, या कोई टेन्योर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमीन इन पर्सन के नाम है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? इजरा और ठेका, अगर वो इजरेदारी और ठेकेदारी में आती है तो उसे आप कहेंगे होल्डिंग। सिंपल सी टर्म इसके अंदर ये याद रखनी है आपको, रेफर्स टू ए पीस और मल्टीपल पीस ऑफ लैंड। सिंपल भाषा में कहें तो आपके पास जो जमीनें हैं अभी, जिन पे आप खेती करते हो, जिनके आपके पास खातेदारी है या आप गैर खातेदारी किसान हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो जो जमीन है वो आपकी होल्डिंग है। हो सकता है पूरे एरिया को, अगर आप ये कहें कि आगे हम देखेंगे कि पूरे एरिया को लैंड कहते हैं, तो इसके अंदर जो आपके नाम है वही आपकी होल्डिंग होगी। हो सकता है ये एक है, या फिर दूसरी जगह एक और है, ये तीनों चीज आपके नाम है, तीनों जमीन आपके नाम है, तो ये सारी क्या होगी? आपकी होल्डिंग होगी। और इसके लिए आपसे जो सरकार है उसके साथ आपकी एक लीज हो रखी है, क्योंकि सरकार ही सारी जमीनों की क्या है? लैंड होल्डर है, आप नहीं हो। सबको जमीनें लीज पे मिली हुई है। तो इजरा और ठेका एरिया भी इसके अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें, ग्रांट्स क्या है? Shall mean a grant or land to hold land or interest in land in any part of the state, and person to whom such rights are granted shall be grantee thereof। तो इस एक्ट के अंदर जो लैंडलेस लेबर्स हैं, लैंडलेस जो टीनेंट्स हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, तो उसके लिए 1970 के आसपास, एग्जैक्टली 1970 ये राजस्थान लैंड अलॉटमेंट रूल्स आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार किसी टीनेंट को, जिसके पास जमीन नहीं है, तो इसे आप लैंड रिफॉर्म भी कह सकते हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन भी कह सकते हैं,
या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कह सकते हैं, इसके तहत कुछ जमीनें ग्रांट पे दी गई। ऐसी जमीनों को क्या कहेंगे? ग्रांट। शैल मीन ए ग्रांट ऑफ और ए राइट टू होल्ड लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड। आपके राइट है कि आप वहां खेती कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अ पर्सन टू होम सच राइट, जिसको ये पर्सन को ये राइट दिए गए वो कहेगा, वो कहलाएगा ग्रांटी। और ये किसने दिया है? स्टेट ने। किसको? एक लैंडलेस पर्सन को। क्या है इसके अंदर? राइट टू होल्ड लैंड और इंटरेस्ट इन द लैंड। सो दिस इज ग्रांट। देन वी हैव ग्रूव लैंड। ग्रूव लैंड क्या होती है? मान लीजिए किसी के पास एक खेत है और इस खेत में एक पर्टिकुलर जगह पे इसने केवल आम के और नीम के पौधे लगा रखे हैं, जहां पे खेती नहीं करता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ये यूज नहीं हो रहा है, तो इस एरिया को कहेंगे ग्रूव लैंड। रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड इन द स्टेट वेयर ट्रीज आर प्लांटेड सो डेंसली, एकदम आसपास सब लगे हुए हैं, that they prevent or eventually prevent the land from being used mainly for other agriculture purpose। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस नहीं हो सकते, तो ये जो प्लांटेशन है इसको कहेंगे ग्रूव। ठीक है, तो किसी की खेत में हो सकती है, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया को अपनी एग्रीकल्चर जो पर्पस है उससे हटा सकते हैं केवल प्लांटेशन करके। तो ये इस एक्ट में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखें ग्रूव लैंड का मतलब क्या होता है। और आप छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो वहां पे। उसके बाद हमने बात की थी इम्प्रूवमेंट की। जब हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के, तो हमने देखा कि यहाँ इम्प्रूवमेंट के राइट्स भी दिए गए हैं। इन रिलेशन टू ए टीनेज होल्डिंग, जो काश्तकार है उसकी जो होल्डिंग है, हमने बताया होल्डिंग क्या होती है, जिसके उसके पास पट्टा है, कागज है, लीज है, वो उसकी होल्डिंग है। टीनेंट कौन है? काश्तकार, जो वहां खेती कर रहा है। ए ड्वेलिंग हाउस फॉर द टीनेंट्स ओन यूज। इंप्रूवमेंट में क्या क्या आता है? ये जमीन पट्टे पे किसी काश्तकार को दे दी, तो इसमें क्या क्या जो एक्शन है उसके द्वारा ली गई उनको इंप्रूवमेंट कहेंगे। पहली बात, ड्वेलिंग हाउस, रहने के लिए खेत में घर बना लिया। और स्ट्रक्चर लाइक कैटल शेड, स्टोर हाउस और एनी अदर एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन ऑन द लैंड। आपने गाय भैंसों के लिए शेड बना लिया, उनके घास फूस के लिए आपने स्टोर हाउस बना लिया। एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन जो भी हो उस जमीन में वो कहलाएगा इम्प्रूवमेंट। एनी वर्क दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ होल्डिंग। इन सब कामों से क्या हुआ? उस जमीन की वैल्यू बढ़ गई। भाई एक तो खाली प्लॉट है, एक उस प्लॉट में एक बढ़िया से मकान बन रखा है, तो उस जमीन की वैल्यू नहीं बढ़ी क्या? तो इस तरीके से अगर उस होल्डिंग की वैल्यू अगर बढ़ती है किसी भी काम से, तो वो होगा इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकली आ सकता है जिस एक्ट में बताया गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद, टैंक, वेल, वाटर कैनाल्स, वाटर चैनल फॉर एग्रीकल्चर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज वर्क है, लैंड डेवलपमेंट है, जैसे क्लियरिंग है, एनक्लोजिंग, लेवलिंग, ऊबड़ खाबड़ है उसको आपने प्लेन करवा दिया तो खेती के लिए वो ज्यादा अ, अच्छी होगी उसके लिए। बिल्डिंग नियर होल्डिंग दैट एनहेंस द यूज और प्रॉफिटेबिलिटी, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन एंड अल्टरेशन एडिशन ऑफ द अबाव वर्क्स, इनको रिन्यू करवाना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इंप्रूवमेंट के अंदर आ सकती हैं। क्या इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा? तो ये एक्सक्लूजन भी इसी डेफिनेशन में बता रखा है। टेम्परेरी तरीके से बनाया गया कुआं, बंद, एनक्लोजर एंड सिमिलर वर्क डन एज पार्ट ऑफ रूटीन कल्टीवेशन। आपने किसी एक पर्टिकुलर खेती के लिए एक बाड़बंदी करी है फिर वो हटा दी, या आपने एक जगह कुआं किया और उसको बंद कर दिया फिर टेम्परेरी काम के लिए, तो वो क्या होगा? इम्प्रूवमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये है इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन। तो अगर आपको मोटा मोटा याद रखना हो तो इसमें क्या बताएंगे आप? कैटल शेड घर, स्टोर हाउस, बंद, ड्रेनेज वर्क, लैंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग होल्डिंग विच इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? इंप्रूवमेंट के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं जमीन की। व्हाट इज लैंड एज पर दिस एक्ट? रेफर टू लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर। देखिए जैसे मान लीजिए ये गांव है, इसमें लोग रहते हैं, घर है गांव में, तो इसको तो कहेंगे आबादी लैंड। आबादी लैंड, और इसके अलावा जो भी है ये सारा क्या है? लैंड है। इसमें सारी जमीन आ गई। अब आप समझ गए डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग एंड लैंड। आबादी से बाहर जो भी है वो सारा जमीन है, लैंड है एज पर दिस एक्ट।
और उस लैंड के अंदर एक पर्टिकुलर टेनेंट की होल्डिंग हो सकती है, और वो होल्डिंग एक जगह नहीं होगी, अलग अलग जगह भी हो सकती है, ये हमने बात कर ली। सो लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, पहली बात। रिलेटेड पर्पस, ग्रूव और पास्चर। इट इंक्लूड लैंड विद हाउसेज एंड एनक्लोजर ऑन होल्डिंग। वाटर कवर्ड लैंड यूज फॉर इरिगेशन एंड ग्रोइंग क्रॉप लाइक सिंघाड़ा। अब ये हाउस आबादी वाले हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, जो होल्डिंग में पीछे जो इम्प्रूवमेंट के राइट थे वहां जो घर बनाया है उसका, तो अपने खेत में किसी ने घर बना लिया, तो ये भी किस में शामिल होगा, लैंड के अंदर शामिल होगा। तो आप समझ गए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, चाहे वो ग्रू हो, पास्चर लैंड मतलब गोचर भूमि है तो वो भी जमीन ही हो गई। इट इंक्लूड्स लैंड विद हाउस एनक्लोजर, होल्डिंग वाटर कवर्ड अंडर इरिगेशन और ग्रोइंग क्रॉप, सिंघाड़ा वगैरह कहीं उग रखे हैं, तो ये सारी जमीन होगी। तो आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली इसके अंदर आबादी लैंड को इंक्लूड एक्सक्लूड करके बाकी जो है वो क्या है, लैंड में इंक्लूड की जाएगी। देन लैंड होल्डर कौन है? ए पर्सन एंटाइटल टू रिसीव रेंट और हु वुड बी एंटाइटल टू इट नॉट फॉर एन एग्रीमेंट, दिस इंक्लूड्स। अब देखो, शुरुआत में हमने बात की कि जैसे ही आजादी के बाद ये एक्ट्स पास हुए, तो उस एक्ट में एक बात की गई, वो बात ये थी कि अब क्या होगा, लैंड होल्डर टर्म यूज की जाएगी, लैंड ओनर टर्म यूज नहीं की जाएगी। और जिसके पास भी जो जमीन है वो टीनेंट होगा, काश्तकार होगा, वो लीज पे उस पर्टिकुलर पर्सन को जमीन मिली है। ठीक है। अब लैंड होल्डर कौन होगा? लैंड होल्डर एग्जैक्टली वो होगा जिसको रेंट मिलता है। क्या? जिसको रेंट दिया गया, वो लैंड होल्डर होगा। इजारेदार और ठेकेदार के अंदर मान लो एक पर्सन है, उस जमीन उसने उस जमीन को ठेके पे दे दिया। अब ये जो जो ठेके पे काम कर रहे हैं ये सब क्या करेंगे, इसको रेंट देंगे। अभी आपने देखा था रेंट की बात हुई थी इजरे में। तो यहां जिसको रेंट मिल रहा है वो कौन होगा? लैंड होल्डर होगा। तो इधर ये ठेकेदार है, ये लैंड होल्डर है। कोई पर्सन है जिसके ऊपर खातेदारी राइट्स हैं जमीन के ऊपर, उस पर्सन के पास, और जमीन उसी के नाम है, तो ये क्या हुआ? टीनेंट हुआ। अब ये किसको देगा सीधा? रेवेन्यू, सरकार को। रेंट किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ लैंड होल्डर कौन हुआ? स्टेट गवर्नमेंट। तो जिसके पास भी रेंट जा रहा है वो हो गया लैंड होल्डर। चाहे वो इजरेदार के पास जा रहा है तो वो लैंड होल्डर हो गया, किसी एस्टेट होल्डर के पास जा रहा है, जागीरदार है, पहले की जब बात करें एबोलिशन से पहले की, तो वो लैंड होल्डर हो गया। स्टेट के पास सीधा रेंट जा रहा है तो स्टेट क्या हो गया? लैंड होल्डर हो गया। पर्सन एंटाइटल टू और रिसीव रेंट, इट इंक्लूड्स एस्टेट होल्डर, ग्रांटी पेइंग ए फेवरेबल रेंट, जिसको ग्रांट दी थी, जमीन दी थी और वो रेंट दे रहा है। ए टीनेंट इन चीफ हु हैज सबलेट और देयर मॉर्टगेज, कोई टीनेंट है उसने आगे सबलेट कर दिया जमीन को, मतलब आगे किराए पे दे दिया, तो रेंट वो ले रहा है, तो लैंड होल्डर वो हो गया। इजरेदार और एनी सुपीरियर होल्डर ओवर दोज डायरेक्टली अंडर देम। सुपीरियर होल्डर कौन है यहाँ पे? सबसे सुपीरियर होल्डर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सबसे ज्यादा जो रेंट लेता है वो कौन है? सबसे ज्यादा इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ रेंट बहुत ज्यादा हो गई, मतलब सबसे ज्यादा जमीनें जिसके अंडर में आती हैं रेंट के लिए वो है स्टेट गवर्नमेंट। इजरेदार और ठेकेदार कम है। ठीक है। तो सुपीरियर होल्डर ओवर दोज डायरेक्टली अंडर देम। सबलेट की बात करें, चाहे आप एस्टेट होल्डर ने किसी को काम पे लगा रखा है उसकी बात करें, चाहे इजरेदार ने ठेके पे दे रखी उसकी बात करें, या सरकार ने सीधे खातेदार राइट किसी को दे रखे हैं उसकी बात करें, तो जो भी रेंट लेगा वो लैंड होल्डर होगा। इस बात को आप याद रख लीजिए। वन हु रिसीव रेंट इज लैंड होल्डर, दैट्स इट। नेक्स्ट इज लैंडलेस पर्सन। लैंडलेस पर्सन कौन है? एक ऐसा एग्रीकल्चरिस्ट जो कल्टीवेट करता है या कल्टीवेट करने का इंटेंशन रखता है, एक्सपेक्टेड टू कल्टीवेट लैंड पर्सनली बट ओन्स नो लैंड। उसके नाम पे कोई जमीन नहीं है, पर्सनली या थ्रू देयर जॉइंट फैमिली और ओनली ओन्स ए स्मॉल फ्रेगमेंट। या तो कोई भी जमीन नहीं है या एक स्मॉल फ्रेगमेंट उसके नाम है। अब ये स्मॉल फ्रेगमेंट कितना होगा इसको भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 के अंदर डेफिनेशंस में, कि फ्रेगमेंट वो होगा जो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि इससे कम अगर जमीन किसी के पास है तो हम मानेंगे कि वो फ्रेगमेंट है। और फ्रेगमेंट अगर है तो वो लैंडलेस पर्सन होगा, या तो उसके पास बिल्कुल भी जमीन ना हो या स्मॉल फ्रेगमेंट हो। पर्सनली
और थ्रू ज्वाइंट फैमिली। ध्यान रखिए एग्रीकल्चरिस्ट वर्ड यहाँ यूज किया गया। एग्रीकल्चरिस्ट इज अ पर्सन, एज वी डिस्कस्ड in the first slide, what is the definition of agriculturist? So agriculturist is a person who cultivates personally or through servant or through tenant and uh, acquires wholly or principally livelihood from the agricultural income, तो उसको क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरिस्ट। आगे है ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड लैंड। ऑक्यूपाइड लैंड वो है जो सरकार ने लीज आउट कर रखी हो, या टीनेंट के ऑक्यूपेशन में हो, या खुद कास्ट हो। ये सारी क्या है? ऑक्यूपाइड लैंड है। इसके अलावा जो भी है वो नॉन ऑक्यूपाइड लैंड है। सो करंटली लीज्ड, ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट एंड खुद कास्ट इसके अंदर आएगी। खुद कास्ट क्या होती है मैं फिर से याद दिला दूं आपको। खुद कास्ट वो है जो जमींदारों ने अपनी जमीन जो सरकार को दे दी या सरकार ने ले ली उनसे, उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना पार्ट जो जमीन का है, इतना हिस्सा मेरा पर्सनल कल्टीवेशन में आता है, तो ये मुझे ही दे दो। तो उस पर्सनल कल्टीवेशन वाली जमीन को बोला जाता है खुद कास्ट, और इनको क्या बोला जाता है? मालिक। ये भी हमने भी देखा। खुद कास्ट भी क्या है? ऑक्यूपाइड लैंड है। अनऑक्यूपाइड जिसके अलावा जो भी बस्ती है वो है। उसके बाद लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली। सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन खुद कास्ट एंड लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली। लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली का मतलब ये होता है कि अपने खुद के लेबर से कर रहे हो खुद, या जिसके नाम जमीन है, जो टीनेंट है, उसकी फैमिली मेंबर कोई काम कर रहा हो, या हायर्ड कोई लेबर हो वो उसमें काम कर रहा हो। तो इन जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसी जमीन जहां पे वो काम कर रहे हैं उसको कहते हैं लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली। नेक्स्ट इज पास्चर लैंड। इसमें आप तीन बातें याद रखें। पहली, ग्रेजिंग कैटल व्हीकल। दूसरा, रिकॉर्डेड एज सेटलमेंट रिकॉर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। और तीसरा है रिजर्व्ड एज पास्चर लैंड। तो पहली बात तो गाय भैंस बकरियों को चरने के लिए जगह जो है वो पास्चर लैंड है। दूसरा, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के टाइम में सेटलमेंट रिकॉर्ड में पास्चर लैंड लिखा हुआ हो। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी जमीन को इस तरह से रिजर्व कर लिया हो कि ये पास्चर लैंड होगी, वो गोचर भूमि होती है। उसके बाद बात करें रेंट और रेवेन्यू। इन दोनों में पहली बात तो अंतर क्या होता है? रेंट का मतलब ये होता है कि आपने पेमेंट किया है, आप इसकी सर्विस लेंगे, आपने मकान मालिक को पैसे दिए, आप मकान में रहेंगे, कोई और नहीं रह सकता। रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपने सरकार को राजस्व दिया है, अब सरकार उस राजस्व को अपने हिसाब से पब्लिक गुड के लिए यूज कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर से बनेगी सड़क बस क्योंकि मैं रेवेन्यू दिया हूं। रेंट है कैश और काइंड दोनों में दिया जा सकता है, रेवेन्यू केवल कैश में। कैश का मतलब यहाँ पैसे से है। तो अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन को, एनी पेमेंट इन कैश एंड काइंड और बोथ फॉर ऑक्यूपाइंग और यूजिंग लैंड। किसी जमीन को आप ऑक्यूपाई करते हो, उसको यूज करते हो, उसके बदले आप रेंट देते हो, और ऐसे रेंट में शायर भी शामिल है। ये आप याद रखेंगे, रेंट के अंदर शायर भी आता है। अब शायर क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। रेवेन्यू क्या है? एनुअल पेमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर लैंड एंड लैंड रिलेटेड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग असाइंड लैंड रेवेन्यूज। सरकार ने एक लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया, वो आपको एनुअली सरकार को देना है। दिस इज लैंड रेवेन्यू। और रेंट, रेंट किसको दिया जाता है? लैंड होल्डर को। ये आपने देख लिया पहले। लैंड होल्डर कौन होता है? जो रेंट लेता है। आगे चलें। टीनेंट, राजस्थान टीनेंसी एक्ट। तो ये टीनेंट कौन है भाई? हु इज दिस टीनेंट? टीनेंट का लिटरल मीनिंग किराएदार, लैंड लॉज में काश्तकार, जो खेती कर रहा है वो टीनेंट। ए पर्सन लाइबल टू पे रेंट, ऐसा पर्सन जो रेंट देगा। अ पर्सन बाय हुम रेंट इज पेएबल। ए पर्सन बाय हुम रेंट इज पेएबल, जो भी रेंट देगा वो टीनेंट है। रेंट किसको देगा? लैंड होल्डर को देगा। याद करो, लैंड होल्डर। लैंड होल्डर सरकार भी हो सकती है, इजारेदार भी हो सकता है, ठेकेदार भी हो सकता है। अब देखो, अब मैंने शुरुआत में बताया था कि इस एक्ट के एनफोर्स होने की दो तारीखें हैं। दूसरी जो तारीख है उसमें पूरे राजस्थान में इन्फोर्स हुआ। पहली जो तारीख है उसके अंदर ये तीन जगह इन्फोर्स नहीं हुआ था। उस समय बताया गया परमानेंट और प्रोटेक्टेड टीनेंट्स आबू एरिया में, अजमेर में एक्स प्रोपर्टी ऑक्यूपेंसी हेरिडेटरी नॉन ऑक्यूपेंसी टीनेंट भूस्वामी और काश्तकार। सुनेल में एक्स प्रोपर्टी पक्का और ऑर्डिनरी टीनेंट। ये सारे क्या बोलेंगे? इनको क्या कहा जाएगा? टीनेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई
क्यों पढ़ रहे हैं हम? डेफिनेशन से होगा क्या? इससे ये होगा कि जहां भी मान लो टीनेंट के राइट की बात करेंगे हम इस एक्ट के अंदर, हम देखेंगे टीनेंट के राइट क्या है। तो पहले तो यही बताओ ना, टीनेंट कौन है। तो अगर ये उस टीनेंट की डेफिनेशन में कोई पर्सन आता है तो फिर वो राइट अवेल करेगा जो भी इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए टीनेंट कौन है। और ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, हु इज टीनेंट एज पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955। को टीनेंट, एक ही जमीन में दो खातेदार हो, ग्रुप होल्डर हो, विलेज सर्वेंट हो, टीनेंट अंडर ए लैंड ओनर, टीनेंट ऑफ खुदकास्ट, मोर्टगेज ऑफ टीनेंसी राइट्स, सब टीनेंट, एक्सक्लूड ग्रांटी एट फेवरेबल रेंट, इजारेदारी, ठेकेदारी और ट्रेसपासर। इसके अंदर इजारेदार, ठेकेदार और ट्रेसपासर नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? इजारेदार, ठेकेदार और ट्रेसपासर। क्योंकि ठेकेदार तो रेंट लेता है, ठेकेदार इजारेदार ने तो रेंट लिया है। ट्रेसपासर वो है जो अवैध तरीके से किसी जमीन में आके काम करने लग गया, वो कह रहा कि मैं ही हूं बस, मैं खेती करता हूँ तो जमीन मेरी है। तो ऐसे लोगों को आप टेनेंट नहीं कहेंगे। इट एक्सक्लूड ग्रांटी एट फेवरेबल रेंट, इजारेदार, ठेकेदार और ट्रेसपासर। तो आप क्या याद रखेंगे? टीनेंट कौन है? ए पर्सन हु इज पेइंग रेंट, हु इज पेइंग रेंट। इसके अंदर तीन जो जगह हैं उसके हिसाब से ये। और कोटीनेंट, ग्रुप होल्डर आपने देख लिया, ग्रुप का क्या मतलब होता है? विलेज सर्वेंट। टीनेंट अंडर लैंड ओनर, टीनेंट ऑफ खुद कास्ट, जो जमींदार है उसकी जो खुद कास्ट है उसके अंदर जो कोई काम कर रहा है वो टीनेंट, मोर्टगेज ऑफ टीनेंसी राइट और सब टीनेंट। ये सारे क्या है? टीनेंट है। सब टीनेंट क्या होता है? कोई टीनेंट है, उसने आगे किसी को जमीन दे दी कि भाई हमारे उस पे नाम पे तुम खेती करो अब। तो वो कौन हो गया? सब टीनेंट। ए पर्सन होल्डिंग लैंड फ्रॉम ए टीनेंट, टीनेंट से जिसने ये जमीन ले ली वो सब टीनेंट है, इंक्लूडिंग ए मालिक और टीनेंट अंडर ए लैंड ओनर। अब मालिक कौन है मुझे बताओ? मालिक वो है जो जमींदार खुद का जमीन पे पर्सनली कल्टीवेशन करते हैं। ए पर्सन होल्डिंग लैंड फ्रॉम ए टीनेंट इंक्लूडिंग ए मालिक, तो ये मालिक है, इससे भी अगर किसी ने जमीन लेके काम किया है तो वो भी सब टीनेंट होगा। हु पेज और वुड पे रेंट इफ नॉट फॉर द एक्सपेंस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो सब टीनेंट है वो टीनेंट को रेंट देगा। ये जो है ये इसको रेंट देगा, और ये जो है ये आगे किसको देगा? सरकार को रेंट। इसने सबलेट कर दिया। अब इसके भी ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को दे सकता है, इसके भी रूल्स रेगुलेशन, हर चीज जमीन से संबंधित हर चीज को रेगुलराइज करने के लिए ये एक्ट लाया गया था कि कहीं भी डिस्क्रिशनरी तरीके से अपनी मन मर्जी से कोई जमीन के काम ना करे, किसी ने किसको दे दिया फिर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फोर्स लेबर कर रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। अब बात करते हैं शायर। क्या है शायर? हमने अभी देखा कि रेंट की डेफिनेशन में शायर भी आता है। तो क्या है शायर? पेमेंट बाय ए लीजी और लाइसेंस फॉर गैदरिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अनऑक्यूपाइड लैंड। ऑक्यूपाइड लैंड तो है, तो इसका मतलब ये किसी टीनेंट के ऑक्यूपेशन में है और उसके अंदर जो भी होता है टीनेंट उसको यूज कर सकता है। बट कोई अनऑक्यूपाइड लैंड है, वहां कोई ऐसा सामान है जो काम का है, अगर उसको आप उठाते हो वहां से तो उसके लिए आपको कुछ पैसा सरकार को देना होगा, और उसे ही कहते हैं शायर। 2023 में ये मेंस में पूछा गया। पेमेंट बाय लीजी और लाइसेंस फ्रॉम फॉर गैदरिंग प्रोड्यूस, फॉर गैदरिंग प्रोड्यूस मतलब जमीन में कुछ उपज हो रही है, उसको मैं उठा के ला रहा हूं अपने ट्रैक्टर में भर के। अनऑक्यूपाइड लैंड है, सरकार की है। ग्रास, वुड, फ्रूट, लेक, गम, पाला, पानी, वाटर नट्स, बोन्स, डंग्स, फिशिंग राइट्स, फॉरेस्ट राइट, आर्टिफिशियल वाटर सोर्स फॉर इरिगेशन, ये सारी अगर चीजें हैं वहां पे और मुझे चाहिए तो मैं उसके लिए लाइसेंस ले सकता हूँ, उसके बदले में सरकार को कुछ पैसा दूंगा, रेंट दूंगा, और वो रेंट ही क्या है? शायर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, रेंट के अंदर शायर भी आता है। उसके बाद ट्रेस पासर कौन है? 2016 में पूछा गया। ए पर्सन अनलॉफुली, ट्रेस पासर, कई बार आपने देखा होगा सड़क किनारे दीवार पे बड़ा लिखता है, ट्रेस पासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। भाई जो भी इसमें घुसा,
अवैध तरीके से उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। अ पर्सन अनलॉफुली टेकिंग और रिटेनिंग पोजेशन ऑफ ए लैंड प्रिवेंटिंग अनदर फ्रॉम ऑक्यूपाइंग ड्यूली लीज्ड, जो कानूनी रूप से मालिक है उसको तो घुसने नहीं दे रहा और खुद जाके उसमें खेती करने लग गया, पोजेशन ले लिया उसका, तो वो ट्रेसपासर होगा। उसके बाद है नालबात। नलबत क्या होता है? नल से मतलब नल, तो मतलब आपका एक खेत है, इस खेत में आपका कुआं है, आपके पड़ोसी के पास पानी नहीं है, तो आपने क्या कहा कि आप मेरे कुएं का पानी ले लीजिए और जो खेती होगी उसमें से कुछ हमारे स्टोर हाउस में रख देना। यही है नालबात। या फिर आप एक काम करना, पैसे दे देना। यही है नालबात। एक पेमेंट इन कैश और काइंड, अगर सामान आया तो काइंड, पैसे आए तो कैश। मेड टू ए वेल ओनर फॉर यूजिंग द वेल फॉर इरिगेशन, इसको इसने पैसा दिया तो ये क्या है? नल बात। तो हर चीज को रेगुलराइज करने के लिए एक्ट बनाया गया। यहाँ कोई भी अपनी मनमर्जी से कानून नहीं बना सकता कि मेरा खेत मेरी मर्जी, मैं जितना पैसा लूं उतना लूं ना। हर चीज के लिए रेगुलराइज। इससे क्या होगा? जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनका शोषण नहीं होगा। जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं और जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इक्वेलिटी आएगी कि जिसके पास नहीं है उसको जमीन दे दी जाएगी, जमींदारों से जमीन लेके बाकियों में बांट दी जाएगी। ये सारी बातें मिला के क्या बनती हैं? एक टीनेंट को सशक्त, मतलब एक एग्रीकल्चरिस्ट बनाती हैं, जो निश्चिंत होके अपनी खेती पे ध्यान दे सकता है, बिना इस डर के कि कभी कोई आएगा और उसको उठा के वो बाहर बाहर फेंक देगा, ये जमीन तो हमारी है। ऐसा नहीं होने वाला। तो ये सारी बातें हमने डेफिनेशन में देखी। डेफिनेशन के बाद अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है खुदकास्ट, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। उस बारे में डिस्कस करते हैं कि खुदकास्ट है क्या। ठीक है? व्हाट इज खुदकास्ट? खुदकास्ट refers to a land in any part of the state that is personally cultivated by an estate holder। अब एक एक टर्म को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, नाम आएगा तो आप जान जाएंगे कि अच्छा ये मतलब था, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। एक्ट को आप देखेंगे तो उसमें अल्फाबेटिकली ए टू जेड लिख रखा है, लास्ट में टीनेंट है, उससे पहले सब टीनेंट है। तो उसमें थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, जमींदार कहीं जेड पे आ रखा है, जागीरदार कहीं आ रखा है। तो वो उसको मैंने सारा एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके कि आप जैसे ही कुछ पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि पीछे मैंने इससे रिलेटेड कुछ देख रखा है। तो अब मुझे बताओ एस्टेट होल्डर क्या था? जागीर लैंड का जो मालिक है वो एस्टेट होल्डर है। पर्सनली कल्टीवेटेड, इट इंक्लूड पर्सनली कल्टीवेटेड का मतलब कि भाई ये जमीन है, इसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया, तो ये क्या होगी? खुदकास्ट। लैंड, इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आएगा? अब देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा। इसको अलग अलग नामों से जानते थे पहले। लैंड रिकॉर्डेड एज खुदकास्ट, सिर हवाला, निजी जोत, घर खेड़ इन सेटलमेंट रिकॉर्ड। ठीक है? एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एज पर लॉ इन फोर्स इन टाइम, तो ये नाम भी अगर हैं तो वो भी क्या होंगे? खुदकास्ट ही होंगे। लैंड अलॉटेड एज खुदकास्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अंडर एनी लॉ करंटली इन फोर्स, या सरकार ने अलॉट कर दी हो कि ये जमीन खुदकास्ट है, तो वो सारी क्या होगी? खुदकास्ट होगी। पर्सनली कल्टीवेटेड बाय एन एस्टेट होल्डर इज खुदकास्ट। खुदकास्ट के राइट्स क्या है भाई? खुदकास्ट राइट्स मीन द राइट कन्फर्ड ऑन होल्डर ऑफ खुदकास्ट बाय दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन द स्टेट। किसी भी लॉ में इस पर्टिकुलर पर्सन को जो राइट्स मिले हैं इस होल्डिंग पे, ये खुदकास्ट राइट्स हैं। सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ खुदकास्ट, तो खुदकास्ट जमीन है, उसका सक्सेशन ट्रांसफर के बारे में क्या बात की गई है? सक्सेशन ऑफ खुदकास्ट राइट्स, द राइट्स टू कल्टीवेट पर्सनल लैंड खुदकास्ट पासिस टू द लीगल हेयर टू द एस्टेट होल्डर, जो उनके बच्चे हैं उनको आगे से ट्रांसफर होती रहेगी। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर क्या? दिस राइट कैन नॉट बी सोल्ड ट्रांसफर एक्सेप्ट इन केस, इस राइट को आप बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कब? आपने लैंड को स्वैप कर लिया, एक्सचेंज कर लिया किसी और से। पार्टीशन, जो बच्चे हैं वो दो है उनके बीच में बट गया हो, या गिफ्ट कर दिया हो मेंटेनेंस पर्पस, आप खुद नहीं संभाल पाते, किसी को संभालने के लिए दे दी हो। स्पेशल प्रोविजन क्या है? ट्रांसफर मेड बिफोर 1957 इन आबू, अजमेर और सुनेल एरिया रिमेन वैलिड। 1957 से पहले अगर कुछ ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं बता रखा, यहाँ पे इनवैलिड होगा ट्रांसफर, बट 1957 से पहले यहां अगर कोई ट्रांसफर हो गया तो वो वैलिड होगा। एक्सचेंज करने का रूल क्या है? वेल लैंड इज एक्सचेंज बोथ पार्टीज विल हैव द सेम राइट इन द न्यू लैंड एज दे हैड इन अ प्रीवियस लैंड। ऑब्वियसली बात है, आप
जमीन एक्सचेंज कर रहे हैं तो जो राइट्स हैं वो भी एक्सचेंज होंगे। खुद कास्ट लैंड कैन नॉट बी रेंटेड आउट अनलेस अलाउड अंडर दिस एक्ट। मतलब ये जमींदार हैं, इनकी जो खुद कास्ट है इसको आप रेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट एज पर प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। एक्सटेंशन ऑफ खुद कास्ट राइट। खुद कास्ट के जो राइट हैं, अब मैंने बताया आपको कि बहुत कई बार जमींदारों ने कहा कि देखो हमारी पर्सनल कल्टीवेशन काम नहीं कर रही तो भी मान लो बता दिया और बहुत सारी जमीनें आ गई। तो अब क्या होगा, एक्सटेंशन कैसे हो सकता है? ए पर्सन खुद कास्ट राइट, पर्सनल कल्टीवेशन राइट एंड्स व्हेन देयर इज नो लीगल हेयर। अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो जमीन गई। अगर उस जमीन को क्योंकि मना किया हुआ है ट्रांसफर करने के लिए और इस एक्ट के अलावा तरीके से आपने ट्रांसफर कर दिया तो गई। लैंड इज रेंटेड आउट अगेंस्ट, मतलब उसके लिए भी रूल बना रखे हैं। जमींदार ये कहे कि नहीं नहीं इतनी तो जमीन मेरे लिए छोड़ दो तो वो भी अब उसके पूर्ण अधिकार में नहीं है, उसके लिए भी उसको भी ही इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ। समवन एल्स लीगली गेन खातेदारी राइट्स ओवर द लैंड। अब ये खातेदारी राइट्स हैं, क्या क्या होते हैं आगे बात करेंगे। अगर उस जमीन पे किसी को कानूनी रूप से खातेदारी राइट्स मिल गए तो खुद कास्ट बाय बाय। खुद कास्ट होल्डर बिकम ए खातेदारी टीनेंट, या खुद कास्ट खुद ही खातेदार टीनेंट बन गया है तो भी खातेदारी राइट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो हमने शुरुआत में बताया कि अब कोई मालिक नहीं जमीन का, अब केवल लैंड होल्डर है। तो इस एक्ट में बताया गया, ध्यान से देखना, 7 नंबर के सेक्शन में लिखा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड हेल्ड बाय टीनेंट डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये टीनेंट है और डायरेक्टली किससे ली इसने, स्टेट गवर्नमेंट से ली है। तो इस एक्ट में जहां कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब ये होगा द स्टेट गवर्नमेंट वर द लैंड होल्डर एक्टिंग थ्रू तहसीलदार। तो अब स्टेट गवर्नमेंट सारी जमीनों की लैंड होल्डर हो गई है और तहसीलदार के थ्रू वो काम कर रही है, सीधी सी बात ये है। अब इसे आप लैंड रिफॉर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मतलब अ, कुछ लोगों के चंगुल से निकाल के जमीन अब पब्लिक की हो गई। सरकार क्या है, पब्लिक की तो है, ठीक है। देन क्लासेस ऑफ टीनेंट्स, कितनी तरह के टीनेंट होंगे, टीनेंट कौन होगा ये तो हमने देख लिया, टीनेंट कितनी तरह के होंगे ये और देख लो। क्लासेस ऑफ टीनेंट, 4 तरह के टीनेंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। 4 तरह के टीनेंट, पहला, ये तो आप जानने लग गए हो, मालिक। ये भी तो टीनेंट ही है खुद कास्ट का, तभी तो मालिक हुआ। या मालिक के नीचे कोई काम कर रहा है तो वो होगा खुद कास्ट का टीनेंट। तो एक तो देखो खुद कास्ट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, खुद कास्ट कोई पर्सन नहीं है। खुद कास्ट इज ए काइंड ऑफ लैंड विच इज बीइंग कल्टिवेटेड बाय मालिक, एंड मालिक इज द पर्सन हु वाज अर्लियर नोन एज जमींदार और बिस्वेदार, ठीक है। तो खुद कास्ट का टीनेंट मतलब खुद कास्ट जो जमीन है उस पे कोई और काम कर रहा हो मालिक के अलावा तो वो हो गया टीनेंट ऑफ खुद कास्ट, और मालिक जो है वो खुद कास्ट का जो मालिक है वो। अब मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। फिर है खातेदार टीनेंट और गैर खातेदार, अभी होते क्या है हम देख लेंगे अभी। तो याद कर लो अच्छी तरह से, एक तो खुद कास्ट का मालिक या उस मालिक ने कोई टीनेंट रख रखे हो तो खुद कास्ट के टीनेंट, खातेदार और गैर खातेदार, ये 4 तरह के टीनेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं एक एक करके कौन कौन है।